हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में 12वां टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है विश्व के महासागर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे और पीडीएफ की बात हम लोग लास्ट में करेंगे, किस तरीके से पीडीएफ लेनी है। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है टॉपिक वाइज की, जो कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ही है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, आई थिंक वो ख़त्म होने वाली है, सो वो भी आप लोग लगा लीजिएगा अगर किसी ने वो टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल के रूप में है? ऑप्शंस हैं 51%, 61%, 71% या फिर 81%। सो करेक्ट आंसर है 71%। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, खाड़ियों, सागरों के अंतर्गत पाया जाता है। इसको ही समग्र रूप से जलमंडल कहते हैं। यानी कि किस किस रूप में हमारी पृथ्वी पर जल पाया जाता है, तो वो यहाँ अलग अलग नाम दे दिए, महासागर, सागर, खाड़ियाँ, नदी, इन्हीं के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? यानी कि अब उसमें से भी डिवाइड कर दिया गया कि 71% टोटल पाया जा रहा है। ठीक है, अब उसका कितना परसेंट जो है महासागरों में है, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बना है। तो ऑप्शंस हैं 67%, 77%, 87% या फिर 97%। सो गाइस करेक्ट आंसर है 97%। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97% भाग जो है महासागरों में है। प्रतिशत जल मतलब जो है महासागरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे गहरा व विशाल महासागर है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा व विशाल महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रशांत महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर विस्तृत सबसे विशाल व गहरा महासागर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे गहरा गर्त है? ऑप्शंस आर मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराइल गर्त या फिर एल्यूशियन गर्त। सो करेक्ट आंसर इज मेरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और यह कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त के सबसे गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं साउथ सैंडविच डीप, प्यूर्टो रिको डीप, क्यूराइल डीप या फिर चैलेंजर डीप। तो उसको एक नाम दिया गया है चैलेंजर डीप। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मेरियाना ट्रेंच कह सकते हो या फिर मेरियाना गर्त कह सकते हो कि सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप या गर्त कहा जाता है। बात करें अगर इसकी गहराई की तो 11,022 मीटर है, यानी कि लगभग 36,070 फीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है? ऑप्शंस हैं टोंगा गर्त, क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही गर्त वहीं पर हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही गर्त जो हैं कहाँ पर हैं? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, क्यूराइल गर्त, एल्यूशियन गर्त आदि प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त हैं। नेक्स्ट है, प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? योर ऑप्शंस आर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। तो गाइस करेक्ट आंसर इज़ अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। साउथ सैंडविच तथा प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, तो अगर स्पेशली जैसे प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है ये पूछा जा सकता है, तो मे भी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो आपको याद रखना है प्यूर्टो रिको गर्त। इनमें से कौन दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर
अंटार्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर इज अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा पूछा गया है गाइस, दूसरे नंबर का। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर की अवस्थिति है कहाँ पर है, मतलब ये पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी अटलांटिक महासागर में या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आंसर इन तीनों में से ही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है। यहाँ सारगैसो घास की अधिकता के कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। अटलांटिक महासागर में एक कटक पाया जाता है, यह किस आकृति में विस्तृत है? योर ऑप्शंस आर एल, एस, सी या फिर आई। क्या आकृति है उसकी? तो वह है एस आकार का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अटलांटिक महासागर में एक कटक पर्वत पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक की संज्ञा दी जाती है। यह अटलांटिक महासागर में मध्य में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस की आकृति में विस्तृत है। ठीक है, स्पेशली प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, मध्य अटलांटिक को किसकी संज्ञा दी गई है या फिर मध्य अटलांटिक कटक का क्या आकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। तो अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। भारत इसके शीर्ष पर स्थित है, इसलिए इसका नामकरण हिंद महासागर रखा गया है। कार्लसबर्ग कटक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। सो करेक्ट आंसर इज़ हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त हिंद महासागर में स्थित है? ओके, अब गर्त की बात हो रही है। सुंडा गर्त, डायमेंटिना गर्त, उपयुक्त दोनों या फिर क्या हो सकता है? डी आंसर इसका, इनमें से कोई भी नहीं या फिर कोई और गर्त का नाम दे दिया होगा। अब क्योंकि आंसर इन्हीं में से, इसलिए मैं डी वाला आंसर ऑप्शन नहीं दिखाती क्योंकि उसके चक्कर में फिर आंसर ही दिख जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है ना, सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त, ये दोनों ही हिंद महासागर में है। दैट्स वाई सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। चलो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था। सुंडा गर्त व डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति व उनकी गति को प्रभावित नहीं करती है? आपके ऑप्शन हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण, लवणता या फिर पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, तो मतलब प्रश्न यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सा है जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति व गति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति व उनकी गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से कारक हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण व कोरियोलिस बल, तापमान, पवन व वर्षा, दाब, प्रवणता, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना, तट की दिशा और आकार, मौसम परिवर्तन। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति व उनकी गति को प्रभावित हो। यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, यानी कि ऑप्शंस में एक तो है पृथ्वी की परिक्रमण गति और दूसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन जिनको नहीं पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में डिस्कस की थी ये चीज़ शायद, या फिर स्टार्टिंग में इसी में डिस्कस की होगी स्टार्टिंग के टेस्ट में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि परिभ्रमण है सबसे पहले, इसका मतलब होता है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना लट्टू की तरह। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दिन व रात होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है परिक्रमण। ये वह होता है 365 डेज़ में और 6 घंटे में पृथ्वी हमारी एक चक्कर पूरा करती है, तो वह परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, अंडाकार मार्ग में
जी ऑड में इस तरीके से पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है ना सूर्य के चारों ओर, तो उसको परिक्रमण कहते हैं और इसको परिभ्रमण। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं? ऑप्शन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर बहने वाली, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बहने वाली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है कि वे महासागरीय धाराएं गर्म होती हैं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठीक है, सो का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मैंने ये क्या बीच में बनाया था ये तो समझ गए होंगे ना, विषुवत रेखा इस तरीके से बीच में और ध्रुवों की ओर, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है तो ध्रुव कहाँ है। ठीक है, सो आंसर ये हो जाएगा। विषुवत रेखीय प्रदेशों से उपध्रुवीय व ध्रुवीय अक्षांशों की ओर चलने वाली समुद्री धाराएं गर्म होती हैं। अगर बात इनके अपोजिट में करें, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, यानी कि ध्रुवों से इस तरीके से विषुवत रेखा की ओर जो हवाएं आएंगी वह होती हैं ठंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा पश्चिमी हिंद महासागर में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है मोजाम्बिक जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा या फिर ब्राज़ील जलधारा। प्रश्न क्या पूछा गया? कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा है जो प्रशांत हिंद महासागर में प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर है मोजाम्बिक जलधारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मोजाम्बिक जलधारा पश्चिमी हिंद महासागर। ठीक है, आंसर दे रखा है आपका। बाकी की जो गल्फ स्ट्रीम है वह अटलांटिक महासागर में बहने वाली है और फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ब्राज़ील अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट नाम ही है ब्राज़ील, मुझे लगा कुछ गलत दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा मुख्यतः जापान में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है अलास्का जलधारा, क्यूरोशिवो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा या फिर अगुलहास जलधारा। सो करेक्ट आंसर है क्यूरोशिवो जलधारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अलास्का जो है वह अलास्का यानी कि यूएसए में प्रशांत महासागर में बहती है। क्यूरोशिवो जापान प्रशांत महासागर में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में और अगुलहास जो है दक्षिणी हिंद महासागर में। एल नीनो या फिर ला नीनो जलधारा किस तट के समीप बहती है? ऑप्शन है मेडागास्कर तट, गिनी तट, पेरू तट, मालदीव तट। सो करेक्ट आंसर जो है वह पेरू तट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एल नीनो या फिर ला नीनो धारा पेरू तट के पश्चिम में प्रशांत महासागर में बहती है। गिनी तट की धारा जो है वह दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी प्रकृति की है? मोजाम्बिक जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा या फिर कनारी जलधारा। सो करेक्ट आंसर इज़ कनारी जलधारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कनारी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठंडी जलधाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर में चलती है? ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, वेंगुला जलधारा या फिर कैलिफोर्निया जलधारा। सो करेक्ट आंसर है कैलिफोर्निया जलधारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर, फॉकलैंड अटलांटिक महासागर, बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर और कैलिफोर्निया उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जलधारा को क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं? ऑप्शंस हैं ओइशिवियो जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, बेंगुला जलधारा या फिर कैलिफोर्निया जलधारा। सो करेक्ट आंसर जो है वह है ओइशिवो जलधारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ओइशिवो जो है प्रशांत महासागर में बहती है, इसे क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट अथवा पेरू जो है वह प्रशांत महासागर में है, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के वृत्ताकार क्रम में योगदान देती है? ऑप्शन है ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा, बेंगुला जलधारा या फिर ये तीनों। तो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों ही जलधाराएं हैं, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है।
इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से होती है। इस वृत्त क्रम के निर्माण में ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा तथा बेंगुला जलधारा योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन समुद्री धाराओं के मिलन बिंदु पर ग्रांड बैंक स्थित है? ऑप्शंस हैं गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर, ब्राज़ील व फॉकलैंड, कनारी व हम्बोल्ट या फिर अलास्का व अगुल्हास। तो वह है गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर के मिलन स्थान पर ग्रांड बैंक स्थित है। यहाँ मछलियों के विकास हेतु आदर्श दशाएं मिलती हैं। चूँकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, तो इसके मिलन स्थान पर घना कोहरा छाया रहता है। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराएं किसके नियम का अनुसरण करती हैं? ऑप्शंस हैं फियोल, फिएट, फेरेल या फिर फिनले। सो करेक्ट आंसर है फेरेल, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। महासागरीय धाराएं फेरेल के नियम का अनुसरण करती हैं, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़कर प्रवाहित होती हैं। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी पाई जाती है? इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें पूछा गया है सागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सोडियम क्लोराइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। कौन भूमि से लवणता को सागर तक पहुंचाने का काम करती है? ऑप्शन है वर्षा, हवा, नदियाँ या फिर चक्रवात। तो वह होती हैं नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है तथा नदियाँ भूमि से लवणता को सागर तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या फिर इनमें से कोई कुछ भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है? तो लवणता के ऊपर असर पड़ता है और वह क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ जाती है किंतु गहराई कम होती है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर अथवा झील कौन सी है? ऑप्शन है मृत सागर, लाल सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक या फिर वान झील। तो आंसर होगा आपका वान झील, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील टर्की की वान झील है, जिसकी लवणता 330%, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो इस तरीके से ये दे रखा है। इसके बाद क्रमशः मृत सागर, लाल सागर व ग्रेट सॉल्ट लेक का स्थान आता है। निम्नलिखित में से कौन सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, पवन, नदी जल या फिर उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली निम्नलिखित में से कौन सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारक है? तो देखिए वाष्पीकरण भी है, पवन भी है और नदी जल भी है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं व ज्वालामुखी। ये सारे ही याद रखना क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। सो ठीक है, इसमें से 30 क्वेश्चन ही बन रहे थे इस टॉपिक से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ की बात करनी थी तो पीडीएफ साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ मिलेगी। वहाँ जो लोग नहीं विज़िट करना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए पूरी टेस्ट सीरीज़ है। केवल यही पीडीएफ, एक पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, पेड है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा जिसको भी चाहिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक इन्फॉर्म करनी थी, एक बात और, जनवरी से लेकर के और जून यानी कि 6 महीने के 2021 के करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो डल चुकी है।
थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ नहीं देख सकते हो, धीरे धीरे करके देख लीजिए। लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। बाकी पीसीएस में भी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं है, रिवीजन के तौर पर वो वीडियो बनाई गई है, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।